हे एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं सीयूईटी मूक 1 में जनरल टेस्ट में रीजनिंग प्लस कॉन्ट्स का सॉल्यूशन। जो हमारा मूक 1 हुआ था उसका सॉल्यूशन, उसमें रीजनिंग प्लस कॉन्ट्स का सॉल्यूशन मैं आज आपको कराने वाला हूँ। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, पहला हमारा जो सवाल है वो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर का है। क्या कहा गया है? एथिक्स को किसी तरीके से एथिक्स का संबंध ए वी डी के वाई यू के साथ है इन अ सर्टेन वे बेस्ड ऑन अ इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर इन द सम वे कस्टम इज रिलेटेड टू वाई डब्ल्यू ओ वी के ओ टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिंसिपल इज रिलेटेड। मतलब एथिक्स को अगर ए वी डी ये लिखा जाता है और अगर कस्टम को ये लिखा जाता है तो आपसे पूछा गया प्रिंसिपल को क्या लिखा जाएगा। तो मैंने कोडिंग डिकोडिंग के सवाल में आपको बताया था कि हर लेटर की प्लेस वैल्यू आपको याद होनी चाहिए और डायरेक्ट आपको पेपर में एग्जाम में प्लेस वैल्यू ही लिखनी है ना। फिर उसे सॉल्व करना है क्योंकि आपको क्या है, मैथ में ज्यादा चीजें दिखेंगी, है ना, लेटर से ज्यादा। चलो आओ तो लिखते हैं यहाँ पे प्लेस वैल्यू हर उसकी। देखो, ई हमारा 5 पे आता है, G20। होप आपको सबको प्लेस वैल्यू याद होंगी अल्फाबेट ऑर्डर की। ठीक है। और ए की क्या होती है? एक V22 पे, D4 पे और K11 पे आएगा, Y25 पे आएगा और U21 पे आएगा। तो देखो, अब हमें क्लियर लॉजिक दिख रहा है। -4 +2 -4 +2 -4। अब देखो, 3 में -4 कैसे 25 आ जाएगा? क्योंकि ये आपका Z के बाद दोबारा ही आ जाता है और एक अगर खत्म हो गया तो दोबारा Z आ जाएगा, है ना। 3 आएगा 0, फिर Z से चालू, फिर Z में -1 करोगे तो आपको 25 मिलेगा, अभी Z 26 पे आता है ना। अब यहाँ पे +2। लॉजिक आपको साफ साफ दिख गया है। जब साफ साफ लॉजिक दिख जाए तो दूसरे में चेक करके टाइम वेस्ट मत करो और ऑप्शंस पे भी एक नजर बना के रखो, है ना, क्वेश्चन के साथ साथ। तो देखो, जैसे हमारा पी है, पी शुरू में हमें चेक करना ही नहीं है क्योंकि देखो -4 आएगा, हम सब जानते हैं शुरू में, तो हमारा एल आएगा क्योंकि एल 12 पे आता है, लेकिन एल आपको चेक नहीं करना क्योंकि शुरू में सारे ऑप्शंस में सेम है ना, अलग वाला हटाते चलो, है ना। अब देखो, आर, आर में क्या करना है? +2, क्योंकि अल्टरनेट लॉजिक लगा है ना। पहले -4 फिर +2 फिर -4 फिर +2, है ना। तो देखो, अब आर में आप +2 करोगे तो आपको 20 मिलेगा। 20 पे क्या आता है? टी, 20 टी। तो ये वाला ऑप्शन हमारा कट जाएगा। ऑप्शन एलिमिनेट करते चलना, ठीक है, ताकि हम ज्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े। तीसरे में आपका I9 है, I9 पे आता है तो अब हमें फिर -4 करना पड़ेगा। -4 करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 5। 5 पे हमारा ई आता है, ई आएगा तो ये एफ वाला भी ऑप्शन कट जाएगा। अब देखो, बाकी यहाँ तक सारे सेम है तो इसमें चेक करके टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। लास्ट से सेकंड देखो दोनों में अलग है, लास्ट से सेकंड अलग है, तो मैं चीज लास्ट से सेकंड पे आऊंगा। मन में इस चीज को सोचते चलना, है ना। पैटर्न एग्जाम में ऐसे ही करना है आपको। देखो, -4 +2 -4 +2 -4 +2 -4 +2 -4। मतलब ये जो लास्ट के सेकंड में इसमें -4 होगा, -4 होगा तो लास्ट सेकंड में हमें क्या मिलेगा? ए मिलेगा, है ना। -4 करोगे तो आपको एक आएगा, ई 5 पे होता है ना, उसमें -4 करोगे तो आपको एक मिलेगा और एक पे हमारा ए होता है, तो लास्ट सेकंड में हमारा ए आएगा। तो ये वाला हमारा सही ऑप्शन है। होप आपको समझ में आया होगा। और नेक्स्ट पे चलते हैं। अब इनर, इनर को हमें क्या लिखा जाता है? इनर को लिखा जाता है इसी सर्टेन कोड लैंग्वेज में। इनर को SNNWJ लिखा जाता है और ग्लास को UPAII लिखा जाता है। तो मॉडल को क्या लिखा जाएगा ये पूछा है आपसे, है ना। चलो इसे करते हैं। देखो, इनर I9 पे आता है, N14 पे आता है, N14 पे आता है। देखो, अल्फाबेट से रिलेटेड अगर आप कोई भी सवाल कर रहे हो तो आपको प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए, बिल्कुल रटी होनी चाहिए, नहीं तो आपको खामा खा आपका टाइम वेस्ट होगा और जल्दी चीजें दिखेंगी भी नहीं, है ना। अब देखो, एस हमारा 19 पे आता है, एन हमारा 14 पे आता है, फिर हमारा एन हमारा 14 पे आता है और डब्ल्यू हमारा 33 पे आता है, 23 पे आता है और फिर जी हमारा 10 पे आता है। अच्छा, मुझे ये आपका फिक्स नंबर वाला लॉजिक दिख रहा है इसमें, है ना। क्यों? देखो, 28 मैंने फिक्स नंबर वाला एक लॉजिक बताया था, 28 28 28
अभी फिक्स नंबर 28 समय कैसे बन रहा है मैं ये आपको बता देता हूँ, इसके पीछे एग्जैक्ट लॉजिक क्या लगा है है ना। फिर हम इसकी ट्रिक की बात करेंगे, जो ये ट्रिक मैंने आपको बताई थी, है ना, फिक्स नंबर वाली। देखो, जब आपका एग्जामिनर सीधा वही लेटर से उस लेटर की प्लेस वैल्यू या उस लेटर का विपरीत का लगाएगा, तो आपको क्या है, किसी भी लेटर और उसके विपरीत लेटर का हमेशा एडिशन क्या है, 27 होता है। मैंने आपको बताई थी ये चीज, है ना। जैसे कि हमारा एस हमारा 19 पे आता है, एस 19 पे आता है, एस का विपरीत कौन सा होता है ना। 27 में से आप इसे माइनस कर देते थे, क्या मिल जाता था आपको, 8। और 8 पे हमारा क्या आता था, एच, है ना। तो कहीं ना कहीं एस एच के विपरीत होता था। लेकिन ये एग्जामिनर एक स्टेप और आगे निकल गया है, इसने विपरीत में भी क्या किया है, +1 कर दिया है। विपरीत में ही +1 कर दिया है, इसलिए आपको क्या मिला, ये मिला है 9। और 9 पे आपका क्या आ रहा है, 9 पे क्या आ रहा है बताओ, 9 पे हमारा आई आ रहा है ना। तो विपरीत में ही +1 किया गया है। तो अब हमें क्या, सब में विपरीत चेक करके फिर विपरीत में +1 करना पड़ेगा, नहीं। देखो, जब भी विपरीत में वो कोई छेड़छाड़ करेगा, अगर +1 करता है विपरीत में तो हमें एक एक्स्ट्रा मिलेगा, +2 करेगा तो हमें दो एक्स्ट्रा मिलेगा। और अगर वो -1 करता है विपरीत में, तो माइनस हमें क्या है कि 27 होता ही होगा, हमें 26 मिलेगा, है ना। विपरीत का मिलेगा, विपरीत में अगर कोई छेड़छाड़ करता है तो हमें एक फिक्स नंबर मिलेगा, जैसे कि हमें इस क्वेश्चन में देखने को मिल रहा है। इसलिए इसकी मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी कि जब भी ऐसा आपको फिक्स नंबर मिले तो आपका आंसर में भी जोड़ने पे वही फिक्स नंबर आएगा, है ना। उस फिक्स नंबर में से घटाते चलना। जैसे हमें यहाँ पे क्या फिक्स नंबर मिल रहा है, 28। तो जो हमारा आंसर होगा उन सबकी प्लेस वैल्यू लिखो, और उसमें से क्या है, 28 में से घटाते चलो, आपको आंसर मिल जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, चलो। जैसे ये देखो, यहाँ पे अभी हम सॉल्व करते हैं। देखो, एम हमारा 13 पे आता है ना, ओ 15 पे आता है, D4 पे आता है, E5 पे आता है, L12 पे आता है ना। अब इसे 28 में से घटाते चलो, क्योंकि विपरीत +1 किया है ना एग्जामिनर ने, तो हमें फिक्स का जो 28 मिलेगा, है ना। अब देखो, यहाँ पे अगर आप इसमें से घटाते चलोगे तो आपको पहले आपको 15 मिलेगा, फिर क्या मिलेगा, 15 के बाद फिर आपको 13 मिलेगा, 13 के बाद फिर आपको 24 मिलेगा, 23 मिलेगा, फिर यहाँ पे क्या है, 16 मिलेगा, है ना। वैसे आपको ये सारी निकालने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि देखो, आपकी एक नजर ऑप्शन पे होनी चाहिए। शुरू के दो हमें नहीं चेक करने थे, क्योंकि शुरू के दो सारे ऑप्शन में सेम है, तो हम इसे चेक करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, है ना, एग्जाम में। लेकिन अभी तो मैं आपको समझा रहा हूँ, और ये अलग थोड़ा कॉन्सेप्ट है ना, इसलिए हमें ये चीज ऐसे करनी पड़ रही है ना। तो देखो, 15 पे हमारा क्या आता है, ओ। 13 पे हमारा क्या आता है, एम। 24 पे हमारा क्या आता है, एक्स। 23 पे क्या आता है हमारा, डब्ल्यू। और 16 पे क्या आता है, टी। OMXWP वाला हमारा आंसर होगा। कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, OMXWP। ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो, ये जो सवाल है, ये सवाल, देखो, कोई भी, मैंने आपको क्लास में भी बोला है और हमेशा मैं बच्चों को बोलता हूँ अपने, कि अगर आप रीजनिंग का ये सवाल कर रहे हैं, चाहे मैथ के कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको 20 तक के क्यूब मिनिमम, और आपको 30 तक के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए, है ना। स्क्वायर आपको याद ही होने चाहिए मिनिमम। इससे कम में तो काम चलेगा ही नहीं, इससे ज्यादा आप जितने चाहे कर लो। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखो, क्योंकि आपको क्या है ना, मैथ में तो फिर भी पता होता है कि स्क्वायर निकालना है, क्यूब निकालना है, पर रीजनिंग में पता नहीं होता। रीजनिंग में अगर आपको चीजें दिख गई तो आपके लिए सवाल आसान है, नहीं दिखी तो आपको बहुत परेशान हो जाओगे। यहाँ देखो क्या मुझे तो दिखा, मैंने सवाल क्यों समझाया। देखो, डैन है, डैन को 27 लिखा गया है। क्यों, कैसे लिखा गया होगा, क्योंकि देखो, डैन में कितने आपके नंबर ऑफ लेटर्स हैं, 1 2 3, 3 नंबर ऑफ लेटर्स हैं, तो उसका 3 का क्यूब कर दिया है, तो इसी तरीके से हमारे यहाँ पे 27 लिखा गया है ना। और यहाँ देखो, स्नेक में कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 है, 5 है। तो 5 का क्यूब यहाँ पे क्या किया गया है, 5 का क्यूब क्या किया गया है, 125 है, 125 है ना, वही लिखा गया है। तो आपका केव का क्यूब होगा। अच्छा, मैं यहाँ पे देखो एक चीज और है, चलो मैं बाद में बताता हूँ, पहले ये देखो कि 1 2 3 4, 4 लेटर है, 4 नंबर ऑफ लेटर है, तो उसका 4 का क्यूब करोगे, नंबर ऑफ लेटर्स का क्यूब किया गया है, तो आपको क्या मिलेगा, 64 मिलेगा। 4 का क्यूब 64 होता है, 64 हमारा आंसर होगा। अच्छा, आपको इतना लॉजिक लिख गया था, तो आप ना ऑप्शन एलिमिनेट के भी
एलिमिनेट करके भी इस सवाल को कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो हमें पता लग रहा है नंबर ऑफ लेटर्स तो क्यूब किया गया है, तो कहीं ना कहीं क्यूब वाला आंसर होगा, है ना? अगर हम आंसर ना भी निकालें तो हमें पता है क्यूब वाला आंसर होगा। क्या 46 कोई क्यूब था? नहीं। 32 क्यूब था? नहीं। 16 क्यूब था? नहीं। तो हमारा बचा एक ऑप्शन 64, ही हमारा आंसर हो जाता। नेक्स्ट, अब देखो, ये चाइनीज कोडिंग या कॉमन कोडिंग का सवाल है। मैंने आपको चाइनीज कोडिंग या कॉमन कोडिंग के सवाल में बोला है कि पहले आप देखो आपको फाइंड क्या करना है। हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है? इसका कोड फाइंड करना है। तो देखो अगर कोई लेटर या कोई वर्ड कॉमन है तो उसका कोड भी कॉमन होगा, है ना? अलग वाले को, है ना, अलग वाले को छांटने के लिए पहले आप देखो आपका जो फाइंड करना है वो कौन से सेंटेंस में दे रखा है। देखो इस सेंटेंस में दे रखा है, और हमें क्या है? से रे तू है, से रे तू, है ना? टी इज अर्ली को क्या लिखा जाता है? से रे तू लिखा जाता है। बस आपको इतना लिखना है एग्जाम में। फिर जो कॉमन कॉमन है उसे काटते चलो, है ना? और बचा हुआ आपका आंसर होगा ना। और कई बार क्या होता है कि कॉमन वाला ही हमारा आंसर होता है, क्योंकि इस अगर क्या पता दो सेंटेंस में दिया होता है, लेकिन इस यहाँ पे एक ही सेंटेंस में दिया गया है, बाकी कहीं नहीं दिया गया है। तो मतलब इसका कोड भी केवल इन्हीं तीनों में से एक होगा और कहीं नहीं होगा। काटते चलो। देखो यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग मिल गया, अर्ली मॉर्निंग मिल गया, और अर्ली मॉर्निंग टी, अर्ली मॉर्निंग टी मिल गया, तो अर्ली और टी, अर्ली और टी इस सेंटेंस में भी है, अर्ली और टी का कोड इसमें होगा। देखो क्या है? से और तू, तो से और तू में से कोई अर्ली या टी का कोड होगा। बचा क्या हमारा? रे। तो रे हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये हमारा इसका आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो फिर आपका अल्फाबेट से रिलेटेड सवाल है, हालांकि ऑड वन आउट में। देखो अल्फाबेट के कोड्स आपको याद करना या अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू याद करना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि वो ऑड वन आउट में, कहीं सीरीज में, कहीं मिसिंग नंबर में अलग अलग तरीके से पूछा जा रहे हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है, और हर साल इससे हर पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन तो कम से कम पूछे ही जाते हैं, है ना? कहीं ऑड वन आउट में दे देगा, कहीं सीरीज में दे देगा, कहीं किसी चीज में दे देगा, और आपके पेपर में ही देखे गए हैं, है ना? ये सारे मैंने प्रीवियस ईयर के सवाल उठाए हैं। कुछ सीयूईटी के हैं, कुछ एसएससी के हैं, कुछ अदर एग्जाम्स के हैं, है ना? मैंने खुद से कोई भी सवाल नहीं बनाए, क्योंकि मैं वैसा रखना चाहता हूँ जैसा पेपर में एग्जाम में आपका लेवल आएगा, है ना? और जितने हम अभी तक चैप्टर पढ़ चुके हैं उनमें से हमने क्वेश्चंस लिए हैं। किसी बच्चे को अगर कोई दिक्कत आ रही है, कोई चीज समझ में ना आ रही हो, तो मुझे कमेंट करके बता देना। साथ के साथ वीडियो रोक के अपना सवाल को सॉल्व भी करते रहो, ताकि आपको पता लगे कि आपका कितना स्कोर रहा। फिर कमेंट करके बताना, है ना? चलो देखो, पहले ऑप्शन में देखो सबकी कोड वैल्यू क्या है? 13। एम हमारा 13 पे आता है, एन 14 पे आता है, क्यू 17 पे आता है, एल 12 पे आता है, ई 5 पे आता है, एफ 6 पे आता है, एच 8 पे आता है, डी 4 पे आता है, वी 22 पे आता है, डब्ल्यू 23 पे आता है, जेड 26 पे आता है, और हमारा यू 21 पे आता है, ओ हमारा 15 पे आता है, पी हमारा 16 पे आता है, एस हमारा 19 पे आता है, और एन हमारा 14 पे आता है ना? चलो देखो, अब इसमें देखो, पहले ना एक एक को सब में चेक कर लेना कि क्या अलग है, सारे चेक करने मत बैठना, एक एक को करना। और वैसे ये चीज ना आपको, अगर आपको सारे लेटर्स की प्लेस वैल्यू याद है तो ये सवाल नजरों नजरों में हो जाएगा, इसमें इतना भी लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, वो तुम समझाने के लिए आपको लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे करो। अब देखो, यहाँ +1 हुआ है, यहाँ +1 हुआ है, आपको अलग छांटना है ना। यहाँ +1 हुआ है, यहाँ +1 हुआ है, चलो ठीक है। यहाँ +3 हुआ है, यहाँ +3 हुआ है, यहाँ, लेकिन यहाँ से यहाँ देखो आप +2 हुआ है, यहाँ +3 हुआ है, तो यहाँ +2 हुआ है, तो सब में +3 है, केवल इसी में +2 है। तो ये क्या है? ये कुछ अलग है क्या? हाँ, यही वाला अलग है, और हमें अलग ही तो छांटना था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब ये सवाल भी बताना पड़ेगा क्या? इतना आसान सवाल है ना? देखो, ये सवाल में क्या है, आपको ऑड वन आउट फाइंड करना है। देखो, तो ऑड इसमें क्या है? देखो, बाकी के 3 फल क्या है? ये 3 जो है, बाकी के 3 ऑप्शन हमारे क्या है? फल है, फ्रूट है ना? ग्रेप्स हमारे फ्रूट होते हैं, बनाना हमारा फ्रूट होता है, एप्पल हमारा फ्रूट होता है। लेकिन कलीफ्लावर क्या होता है? हमारा एक वेजिटेबल होती है। तो यही हमारा अलग हो जाएगा आंसर, है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि हमने ऑडी फाउंड करना था। अब ये सीरीज का सवाल है। सीरीज के सवाल में भी देखो आपका क्या किया गया है? अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पूछ ली गई है, मतलब नंबर
और जो आपका लेटर्स है उनको मिक्स कर दिया गया है। इस तरीके के पिछले 2-3 साल में आपके सीयूईटी एग्जाम में हर एग्जाम में एक सवाल पूछा गया है ना? तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का भी सवाल करके जाना, ठीक है? अब देखो, हमारा पहला चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले में सब में यू दे रखा है, तो हमें ये पता लग गया पहले में सब में यू ही आएगा, फिर भी हम देख लेते हैं। और देखो क्या S19 पे आता है, टी हमारा 20 पे आता है, तो यहाँ पे +1 होगा तो यहाँ पे 21 पे आएगा, 21 पे हमारा क्या आता है, यू आता है, तो हमें पता है यू आएगा। अब अगला देखो, नंबर में बाद में चेक करूंगा क्योंकि पहले मैं ये अलग दिख रहा है, मैं इसको जरा चेक करूँ। अच्छा, देखो, ये यहाँ पे एक चीज और देखो, अगर यहाँ पे लास्ट वाला चेक करोगे तो आपको एक और दो लॉजिक चेक करने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे देखो नंबर सब में अलग है, तो आप केवल नंबर चेक करके भी इसका आंसर कर सकते हो। नंबर पैटर्न, बाकी का हमें कुछ चेक करना ही नहीं पड़ेगा। टाइम बचाना है एग्जाम में हमें, है ना? टाइम बचाना है, जल्दी और तेजी से आंसर करना है, सही आंसर करना है। तो आओ नंबर पे सीधे खेल खेलते हैं। देखो, यहाँ -3 है, यहाँ पता नहीं क्या है, लेकिन यहाँ भी पता नहीं क्या है। यहाँ देखो, यहाँ *2 दिख रहा है मुझे, तो यहाँ एक बार -3 *2 है, तो पक्का यहाँ पे अल्टरनेट लॉजिक लगा होगा, तभी यहाँ पे दो दो लॉजिक फॉलो हो रहे हैं। तो देखते हैं, देखो, एक बार -3 हुआ है, तो एक बार *2 होगा। अरे यहाँ पे *2 है, तो यहाँ पे क्या है, 26 आना चाहिए। 26 ऑप्शन में भी दे रखा है। आओ इसे डबल चेक करते हैं। देखो, अगर यहाँ पे एक बार -3 हुआ है, फिर *2 हुआ है, एक बार यहाँ पे फिर -3 होगा। अगर यहाँ पे -3 होगा, तो यहाँ पे क्या, 26 की जगह यहाँ पे क्या आएगा, *2 है। तो उसके बाद ये क्या है कि अगर यहाँ पे -3 होगा, है ना, अगर यहाँ पे -3 होगा *2 के बाद, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 23 मिलेगा। तो 23 में दे रखा है, तो हमारा लॉजिक बिल्कुल फिट बैठ रहा है। मतलब यहाँ पे 13 में *2 करके हमें बीच में 26 मिलेगा। तो 26 देख लो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में है। तो हमारा बी फॉर बॉल, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो, अब आपका नॉन वर्बल रीजनिंग के सवाल आ गए। ठीक है, नॉन वर्बल रीजनिंग के सवालों में मैंने आपको बोला था कि आप ना ऑप्शन एलिमिनेशन, वैसे तो सारे ही उसमें ऑप्शन एलिमिनेशन सबसे बेस्ट तरीका है ना? कुछ में आप डायरेक्ट आंसर ही फाइंड कर सकते हो, कुछ में ऑप्शन एलिमिनेट भी कर सकते हो। तो इसमें ऑप्शन एलिमिनेशन बहुत अच्छा तरीका है जिससे आप सही आंसर ला सकते हो। देखो, इसमें क्या किया गया है, फाइंड आउट विच ऑफ द आंसर्स फिगर्स फ्रॉम द ऑप्शंस कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द पीसेस गिवन इन द प्रॉब्लम फिगर। ठीक है, प्रॉब्लम फिगर में दिए गए, ये आपका सीयूईटी 2024 का सवाल है, ये पिछले साल के पेपर में आया था। देखो, ये जो आपके जितने ही पीसेस दे रखे हैं, इनको इस्तेमाल करके आपको एक फिगर बनाना है ना? सारे पीसेस का यूज करना है, ऐसा नहीं किसका किया कुछ का नहीं यूज किया। तो आप देखो, अब आप ऑप्शन एलिमिनेशन करो। देखो, 1 2 3 ही हमारे पास स्माइली जैसे हैं। इसमें देखो, इसमें दो ही इस्तेमाल किए हैं, तीन नहीं इस्तेमाल किए, तो ये कट जाएगा। अब देखो, ये तीन है, इसने तीन ऊपर यूज कर लिए, ये देखो, ये तीन उसने ऊपर के यूज कर लिए, 1 2 3, और एक इसने नीचे यूज कर लिया। चार कहां से यूज कर लिया भाई, चार तो थे ही नहीं हमारे पास, ये भी गलत हो जाएगा। अब देखो, ये इसकी प्यारी प्यारी दो काली काली आंखें दिख रही हैं, दो गोलियां, ये दो गोलियां का यूज तो इसने किया ही नहीं कहीं, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। बचा हुआ ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट सवाल पे आ जाओ। देखो, इसमें आपको क्या है, ऑड वन आउट फाइंड करना है, ऑड वन आउट फाइंड करना है। नॉन वर्बल के क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शंस अच्छे से पढ़ लेना, नहीं तो टाइम वेस्ट होता है खामखा, है ना? क्योंकि कुछ और हम देख ले जाते हैं। कई बार क्या है, हमें ऐसा लग रहा होता है यहाँ पे सीरीज चल रही है ना? हम सीरीज फाइंड करते रहते हैं, पर सीरीज का क्वेश्चन ही नहीं, ऑड वन आउट का है ना? तो ये देखो क्या है, देखो, ये चीज ऐसे है। देखो, एक चीज मुझे दिख रही है, जैसे कि देखो, इसका मुंह नीचे को है, तो ये राइट हैंड साइड पे है, इसकी चोंच ही है, नीचे चोंच की तरफ फोकस करो। देखो, ये इसके राइट हैंड साइड पे है। अब देखो, ये इधर घूमा, तो भी ये इसके राइट साइड पे है कि नहीं? अब ये इधर घूम रहा है, तो भी ये इसके राइट साइड पे है। ये इधर घूम रहा है, लेकिन ये देखो, नीचे में ये आपका लेफ्ट हो जाएगा ना, राइट आपका लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट आपका राइट हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं, ये मैं देखूं तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे है, ये वाला एलएचएस पे है, लेफ्ट हैंड साइड पे है। बाकी सारे हमारे राइट हैंड साइड पे है, सारे के सारे, है ना? तो हमारा यही अलग लग रहा है मेरे को। अब देखो, अगला भी चेक कर लेते हैं तो हमें पता लग जाएगा। ये देखो, ये भी राइट हैंड साइड पे है ना? ये चौंस सी राइट हैंड साइड में, सब में राइट हैंड साइड पे, केवल एक में लेफ्ट हैंड साइड पे, तो यही वाला हमारा अलग हो जाएगा, ऑड वाला। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये देखो, सीजीएल मेंस 2023 में पूछा गया सवाल है ये, है ना?
सारे मैंने प्रीवियस ईयर ही उठाए हैं, है ना। अब देखो, और आपका एग्जाम का लेवल भी लगभग लगभग यही रहेगा, है ना, इसलिए मैंने जना ज्यादा टेस्ट को टफ बनाया ना, इजी बनाया, लगभग लगभग यही रहेगा। और आपका पहला टेस्ट भी है मॉक टेस्ट, इसलिए थोड़ा सा तो इजी है ही, थोड़ा और भी क्वेश्चंस नए ऐड होंगे, अभी तक जितने चैप्टर कर चुके हैं उसी में से ये सवाल है, अभी और चैप्टर ऐड होंगे तो और मजा आएगा, है ना। देखो, आपको ये जो आपका सवाल है इसमें फिगर कंप्लीशन का है, तो फिगर आपको कंप्लीट करनी है, तो इसमें क्या होगा, देखो सब में ऐसे, तो ये यूं होगा, और एक ये यूं करके बनेगा, है ना। और एक ये देखो ये यूं आ रहा है तो ये यूं बनेगा, है ना। और ये गोला सा यूं है तो यूं बनेगा, है ना। इसने क्या है, ये डंडी सी बना दी, इसलिए ये गलत हो गया, है ना। ये वाले ऑप्शन में ये जो है इसने टच कर दिया गोले को, जो कि टच नहीं हो रहा, तो ये गलत हो जाएगा। इसने ये जो स्क्वायर है स्क्वायर को टेढ़ा कर दिया, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वाटर इमेज का क्वेश्चन है, देखो वाटर इमेज में मैंने आपको बोला है कि चीजें ना, समझ लो मिरर नीचे की तरफ रखा गया है। जैसे एक बार इधर को मिरर रखा जाता है तो भाई मैं ऐसे बनती है ना। लेकिन एक बार इधर को मिरर रखा जाएगा तो इधर को बनेगी, समझ लो मिरर इमेज में मिरर नीचे को रखा गया है। तो मिरर में क्या होता है या वाटर में क्या होता है, जो चीज पास है पास की पास, दूर की दूर नजर आती है है ना। तो पहले एक बात बताओ, यहाँ पास में क्या है मिरर के, या सॉरी वाटर इमेज के क्या पास में है। मिरर या वाटर इमेज में यही तो होता है, जो चीज पास है पास से नजर आएगी, दूर की दूर नजर आएगी, तो ये पास में क्या है, बी है। तो ये पास में ये ट्राइंगल कैसे आ गया, गलत। ट्राइंगल कैसे आ गया, गलत। ये ट्राइंगल वाला ऑप्शन कट गया, इसमें सही है, इसमें सही है। अब जरा चेक करो, पी भी सही है। अब अलग देखो दोनों ऑप्शंस में क्या है, बचे हुए ऑप्शन में देखो, ये ट्राइंगल और ये टू का फर्क है। अगर ये टू ऐसा सीधा है तो कहीं ना कहीं टू यहाँ पे ऐसे उल्टा होगा। भाई वाटर इमेज में जा रहे हो तो ऐसे उल्टा होगा ना, है ना। तो हमारा ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, क्योंकि इसने टू को सीधा ही रख दिया, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो, ये भी आपका वाटर इमेज का सवाल है। वाटर इमेज के सवाल और मिरर इमेज के मैंने आपको काफी कराए थे पूरी क्लास में, है ना। इस सवाल में बताओ क्या होगा। देखो, इस सवाल में क्या है, ये आपका के इस तरफ को होना चाहिए ना, यूं करके। के ये गलत हो जाए के की वजह से, सी से चालू नहीं है तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और इन सवालों में सबसे बेस्ट तरीका ऑप्शन एलिमिनेशन ही होता है। देखो वी है, वी अगर वाटर इमेज में रखा जाएगा तो वी यूं नजर आएगी कि नहीं आएगी, आएगा ना। ये वाला ऑप्शन ऐसे कट जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये भी आपका मिरर इमेज का सवाल है ना, नॉर्मल रीजनिंग में। अगर आपकी मिरर इमेज बनेगी तो उल्टा थोड़ी होगा, वाटर इमेज में उल्टा होता है, मिरर इमेज में उल्टा नहीं होगा, केवल इधर से इधर होगा। ऐसे उल्टा कर दिया इसने, पलट ही दिया बिल्कुल, तो ऐसे नहीं होगा, है ना। तो ये वाला ऑप्शन कट जाएगा। सी से चालू नहीं हो रहा तो ये ऑप्शन कट जाएगा, और सी से चालू नहीं हो रहा ये ऑप्शन कट जाएगा। देखो एक ही चीज देखते ही हमारा आंसर आ गया, ज्यादा दिमाग हमें लगाना ही नहीं पड़ा, है ना। और ये सारे देखो प्रीवियस ईयर के सवाल है, एग्जामिनर ने पूछे हैं, मैंने नहीं बनाए। तो इसी तरीके से आप दिमाग लगाओगे तो आपका सवाल जल्दी भी होगा और सही आंसर भी आएगा, और दिमाग पे ज्यादा लोड भी नहीं पड़ेगा, है ना। अब देखो मिरर इमेज का दोबारा सवाल आ गया। अच्छा ये बताओ, ये मिरर के पास है, अगर ये एल ऐसा है तो एल ये ऐसा होगा, होगा ना। तो ये इसने ऐसा ही बना दिया, काट दो, काट दो। अब ये एल तो इन दोनों में ठीक है, लेकिन अब देखो मिरर के नजदीक क्या है, मिरर के नजदीक क्या है, ये नजदीक में यहाँ देखो सी बैठा है, तो नजदीक में मिरर के क्या है, सी मिलेगा हमें, जबकि इसने एक्स दे दिया, तो ये ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा, ये इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल पे आ जाओ। अब यहाँ से हमारे मैथ के सवाल यूज चालू हो रहे हैं, है ना। क्योंकि आपके जनरल टेस्ट में तीनों पोर्शन पूछे जाएंगे, है ना। आपका जनरल अवेयरनेस, क्वांट्स और रीजनिंग। तो मैं क्वांट्स और रीजनिंग का आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ, जो हमारा मॉक टेस्ट नंबर 1 हुआ था, है ना। और जो बच्चे ऑनलाइन भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो रोक के जरूर 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 सॉल्व करने की कोशिश करना, बहुत अच्छा आपको कंटेंट दिया जा रहा है ना। देखो, और कोई चीज ना समझ में आए या नेक्स्ट टाइम से थोड़ा स्लो पढ़ाऊं तो उस चीज के लिए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, है ना। और आपको वीडियो कैसी लगी, होप आपको कुछ सीखने को मिल रहा होगा। देखो ये बोर्ड मास का सवाल है, बोर्ड मास में क्या होता है, ब्रैकेट ओपन डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट ऐसे ही करते हैं ना। ब्रैकेट तो इसमें है नहीं, ओपन भी नहीं करेंगे इसलिए उसे, और सॉरी ब्रैकेट फिर उसके बाद ऑफ, ऑफ होता है ना, ब्रैकेट ऑफ
पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ को करते हैं, फिर डिवाइड को करते हैं, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट, है ना। तो हमारे पास क्या है, डी से सीधे डिवाइड दिख रहा है, तो डिवाइड कर देना, फिर इनटू कर देना, प्लस 8 - 4। ये चीज ना आपको मन में करनी है यहाँ पे पेपर में, या लिख भी लोगे तो भाई देखो सीयूटी वाले बच्चों के पास काफी टाइम होता है, तो लिख भी लेंगे तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं, क्योंकि आपको 60 मिनट में 50 क्वेश्चन करने हैं, है ना। भाई 8 प्लस जोड़ते ही 20 - 4 16, आपका आंसर आ जाएगा। नजरों में भी हो सकता था ये सवाल, लेकिन कोई नहीं, आप लिख भी लोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आ जाओ, टाइम एंड वर्क का सवाल आ गया। टाइम एंड वर्क के सवाल, ऐसे सवाल मैंने काफी कराए हैं आपको। देखो, तरुण इज ट्वाइस एज गुड एज तृप्ति इन डूइंग अ वर्क, टुगेदर दे कैन कंप्लीट द वर्क इन 16 days, इन हाउ मेनी डेज कैन तृप्ति अलोन कंप्लीट द सेम वर्क, है ना। मतलब इस सवाल में क्या कहा गया है कि जो एक तरुण है हमारे पास बंदा, तरुण, और एक हमारी तृप्ति है, तृप्ति है ना। जो तरुण है तृप्ति से दुगना अच्छा है काम करने में, इफिशिएंसी हो गई ना, इफिशिएंसी का रेशियो दे दिया है उसने आपको। मतलब कहीं ना कहीं तृप्ति अगर 1 नंबर है तो तरुण उससे दुगना अच्छा है, 2 है ना। तृप्ति की इफिशिएंसी 1 है तो तरुण की 2 है। हाँ, ठीक है। तो तृप्ति से दुगना अच्छा है तरुण, है ना। और दोनों मिलके एक काम को कितने 16 दिनों में कर सकते हैं भाई। तृप्ति की 1 है, तरुण की 2 है, तो 2 + 1 कितना होता है, 3, है ना। 3 की इफिशियंसी से कितने काम 16 दिनों में काम कर रहे हैं दोनों मिलके, है ना। तो टोटल काम कितना होगा, 48। 48 अब तृप्ति को काम करना है अकेले, तृप्ति की इफिशियंसी कितनी है, 1। 1 से डिवाइड कर दोगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा 48 डेज, है ना। 48 डेज मिल जाएगा। तो यही इसका सही आंसर है, क्योंकि तृप्ति को काम करना है ना, तो इसलिए हमने टोटल वर्क निकाल के तृप्ति की इफिशियंसी से डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट सवाल पे आ जाओ। अब देखो, रिया और रौनक, रिया और रौनक कैन do a work in 12 and 18 days respectively. They worked together for 6 days and then Ronak left. Find the time taken by Ria to complete the work. ठीक है, देखो, रौनक है हमारा, रौनक, और एक हमारी रिया है, रिया, ठीक है। रौनक एक काम को 12 दिनों में, रिया हमारी क्या है 18 दिनों में काम को कर सकती है। दोनों का एलसीएम कितना होगा, 36। मैंने एलसीएम लेने का एक देखो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है ना। एक मैंने आपको आसान तरीका बताया, कुछ बच्चों को ना एलसीएम निकालने में दिक्कत थी, वो इस तरीके से निकाल रहे थे, इस तरीके से निकालोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। आपको पेपर में तो इस तरीके से भी निकाल लो अगर वो है, तो देखो टाइम भी है। लेकिन अगर देखो नहीं है तो इसके लिए मैंने आपको एक जुगाड़ भी बताया था, जिसे आप कहते हो जैक, वो कि कैसे निकाल सकते हो। तो कभी भी आपको एलसीएम निकालना हो तो इन संख्याओं को तो बड़ी संख्या उठाओ और उसे जब तक मल्टीप्लाई करो जब तक बाकी जो संख्याएं हैं जिनको आपको एलसीएम निकालना है वो सारी उससे कटने ना लग जाए, तो मिनिमम जो संख्या निकल के आएगी वही हमारा उसका एलसीएम होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, 18, 18 × 18, हाँ, 8 और 18, सॉरी 18 × 2 = 36, 18 × 2 = 36, तो 36 हमारा हो गया, तो 36 से हमारा 12 जा रहा है, 12 से हमारा 36 जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। तो हमारा यही इसका एलसीएम होगा। ये 2 बार पढ़ने पे आएगा, ये 3 बार पढ़ने पे आएगा, तो ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो हो गया। अब इन सवाल ने हमारा अगली लाइन में क्या कहा है, दे वर्क टुगेदर फॉर 6 डेज, दोनों ने मिलकर कितना काम 6 दिन तक किया। एक दिन में दोनों एक 5 काम करते हैं, तो 6 दिन में कितना काम करेंगे, 30 काम, 30 काम करेंगे। अब 36 वर्ग में से ये क्या है, 30 काम घटा दो, बचा हुआ कितना काम, 6 काम है। और 6 काम कितना है, रौनक ने काम छोड़ दिया। फाइंड द टाइम टेकन बाय रिया टू कंप्लीट द वर्क। अब क्या है, रौनक ने काम छोड़ दिया, अब केवल बचा हुआ काम कितना है, किसको करना है, रिया को करना है। रिया की इफिशियंसी कितनी है आपकी, रिया की 2 इफिशियंसी है, 2 इफिशियंसी के साथ रिया कितने दिनों में बचा काम करेगी, 3 दिन में, तो 3 डेज इसका आंसर है। ठीक है। देखो इस सवाल में मैंने बताया है कि आपको अगर रिमेनिंग पूछ ले, बचा हुआ काम पूछ ले, तो वो उसका 3 दिन आंसर होगा, लेकिन अगर टोटल काम पूछ लेता कितने दिन में हुआ है, तो 3 तो अब लगे, पहले 6 दिन लगे, तो टोटल उसे 9 दिन लगे काम पूरा करने में, है ना। लेकिन उसे टोटल नहीं पूछा, बचा हुआ काम पूछा, इसलिए इसका 3 आंसर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं। 1 मिनट रुक जाओ, फोन कॉल आ रही है इसी जरा। हम्म,
कितने सवाल हो गए थे हमारे? टाइम एंड वर्क के किसी सवाल पे थे ना? चलो, ये सारे हमारे हो गए हैं। हाँ, टाइम एंड वर्क का ये सवाल भी हो गया था। हाँ, ये दोनों को ये वाला सवाल करा दिया था। नेक्स्ट पे आ जाओ। हाँ, अब परसेंटेज का सवाल है। जो टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 40 एंड 30 आर इक्वल टू सिंगल डिस्काउंट ऑफ। देखो, इसको करने के दो मेथड है, एक फॉर्मूले वाला और एक बिना फॉर्मूले के, है ना? दोनों मेथड में बताऊंगा, है ना? एक आपका रेशियो से है। इस प्रकार के सवालों को देखो, एक मैंने आपको क्लास में फॉर्मूला करवाया होगा, एक्स प्लस वाई, है ना? डिस्काउंट के लिए माइनस एक्स वाई अपॉन में 100। इस फॉर्मूले से आप, अगर इजी डाटा आता है आपका, फ्रैक्शंस में नहीं है, तो आप इस फॉर्मूले को डायरेक्ट लगा के इसका आंसर निकाल सकते हो, है ना? दूसरा हम रेशियो वाला तरीका देखेंगे, तो पहले इस तरीके से कर लें। 40 प्लस 30 कितना होता है? 70। एक्स प्लस वाई तो बोला गया है, माइनस 40 इंटू 30, 40 इंटू 30 अपॉन 100। ये गया इससे, ये गया इससे, चार तियां 12। 70 में से आप 12 घटाओगे तो आपको क्या 58 मिल जाएगा। तो 58% का डिस्काउंट है। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब मेथड टू भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो, मान लो कोई वस्तु थी, कोई चीज थी, तो पहले उस पे क्या है, 10 रुपए की चीज थी, मैंने आपको इसे रेशियो तरीके से ही बताया ना। वही मान लो 10 रुपए की चीज थी, उस पे 40 रुपए का डिस्काउंट, 40% का डिस्काउंट मिलेगा, तो बिकेगी कितने? 6 में। ठीक है। अगर कोई चीज 10 रुपए की थी और उस पे 30% का डिस्काउंट मिलेगा, तो 7 में बिकेगी, है ना? अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 100, 6 7 जा 42, 42 हो गया। अब बताओ, अगर 100 का सामान 42 में बिका है, 100 का सामान 42 में बिका है, तो डिस्काउंट कितने का? 58 का। यही आपका परसेंट है, 58% का डिस्काउंट है ना? तो यही आपका आंसर है ना? इनसे इस दो मेथड से इस सवाल को कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल पे आ जाओ। अब देखो, डिसऑनेस्ट सेलर का सवाल है। देखो, अ डिसऑनेस्ट डीलर sells an article at a 10% loss the cost price but uses the weight of 40 gram instead of 50 gram. What is his percentage of profit? देखो, एक जो बेईमान दुकानदार है, बेईमान दुकानदार भाई कह रहा है क्या, कि भाई मैं अपना सामान ना, मान लो मैं 100 रुपए का सामान खरीद के लाया हूं, तो मैं 90 रुपए में बेच रहा हूँ। मतलब क्या है, मैं 10% के लॉस पे सामान बेच रहा हूँ। कितना मासूम दुकानदार है, देख रहे हो? कह रहा है कि मैं अपने लॉस पे सामान बेच रहा हूँ, और फिर कह रहा है कि वो कर क्या रहा है, वो बेईमान दुकानदार है। असली नहीं है, वो बेईमान दुकानदार है। कई बार आप लेने गए होगे सामान, देखो, तो वो क्या कर रहा है भाई, आपसे 50 ग्राम के पैसे ले रहा है, लेकिन आपको क्या है, चोरी करके आपको वो जो नीचे देखा होगा ना, अपने लगा देते हैं वजन वाला, उससे क्या है, 50 ग्राम के पैसे ले रहा है और 40 ग्राम ही सामान दे रहा है, मतलब 10 ग्राम का घपला। ये 10 ग्राम का घपला कर रहा है, मतलब वो, है ना? तो 10 ग्राम सामान कम दे रहा है ना? तो कहीं ना कहीं क्या है, कि उसने भाई 50 ग्राम से आपसे पैसे लिए और आपको चीज कितनी की, 40 ग्राम, है ना? तो कहीं ना कहीं वो अगर जहां से खरीद के लाया हो गया होगा, तो उसने 40 ग्राम के ही पैसे पे किए होंगे भाई। 40 ग्राम ही तो सामान दिया है आपको, और आपसे क्या है, पैसे तो 50 ग्राम के लिए हैं, पैसे तो पूरे 50 ग्राम के लिए है ना? तो कहीं ना कहीं ये जो चार है, ये कहीं ना कहीं आपका उल्टा नहीं हो जाएगा रेशो, ना? कहीं ना कहीं आपने क्या है, 50 ग्राम सामान मांगा, 50 ग्राम के आपने पैसे दिए, उसने आपको 40 ग्राम सामान दिया, भाई कहीं ना कहीं 40 ग्राम ही उसके लिए पे किया होगा उसने, है ना? और आपसे पैसे उसने कितने के ले लिए? 50 ग्राम के। तो कहीं ना कहीं ये ऐसे हो जाएगा कि भाई 40 और 50, है कि नहीं है भाई? उसने 10 ग्राम का घपला किया ना, बचा हुआ आपको क्या है, 50 ग्राम के पैसे लिए और 40 ही ग्राम दिया, तो कहीं ना कहीं 40 ग्राम के सामान को उसने 50 ग्राम में बेच दिया, है ना? 40 ग्राम के सामान को 50 ग्राम में बेच दिया, तो उसने ये प्रॉफिट ही तो कमाया। तो अब इसे इंटू कर दो। इसे इंटू करोगे तो डायरेक्ट आप इसे यहाँ पे इंटू भी कर सकते हो, नहीं तो ये रेशियो, तो इसे काट भी सकते हो, है ना? मैं इसे पहले इंटू कर देता हूँ आपके लिए, है ना? 4, 4000, 4000, 9 में से 45, 9 में से 45, 4500, एक जीरो से एक जीरो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो जाएगा, और फिर आपका क्या बचेगा, एक जीरो चला गया है। अब ये होगा 5 8 40, 5 ने 45, कहीं ना कहीं 8 के सामान को उसने क्या है, 9 में बेचा है। 1/8 का प्रॉफिट हुआ है इसे, 1/8 का प्रॉफिट हुआ है, मतलब 8 पे 1 का प्रॉफिट हुआ है। और 1/8 की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने आपको क्या याद करवाई थी? परसेंटेज वैल्यू। 1/8 जो फ्रैक्शन होता है, उसकी परसेंटेज वैल्यू 12.5% होती है, 1/8,
ना, तो ये आपका आंसर होगा। जिस बच्चे का ऐसे नहीं निकल रहा वो परसेंटेज में बदलने के लिए फ्रैक्शन को, मैंने कहा था आपको 100 से इंटू करते हैं किसी भी चीज को परसेंटेज में बदलने के लिए, तो 100 से जब आप इंटू करोगे तो भी आपको 12.5% ही मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे आ जाओ। देखो, अ मैन loses 28% by selling an article for 144. If he sells it for 288, what will be his gain loss? देखो, मैंने इस सवाल को करने के लिए आपको एक आर एन रेशियो और एक आपको ना आर एन रेशियो टाइप का मैंने एक तरीका बताया था, है ना, किस तरीके से आप इस सवाल को कर सकते हो। जैसे कि देखो, ये सवाल है कि देखो क्या है कि जब वो एक आदमी क्या है 144 में अपने सामान को बेचता है ना, तो उसे क्या 28% का लॉस होता है ना, 28% के लॉस पे बेचता है सामान, तो 144 में बेचता है। तो कहीं ना कहीं 100 का अगर सामान 28% के लॉस पे बेच रहा है तो 72% में बेच रहा होगा, तो ये 72% की वैल्यू है ना। अब इसके बराबर में उसे रख देना जो आपको फाइंड करना है। अब क्या कहा गया है कि 288 अगर वो वही सामान को 144 में बेच रहा है तो उससे क्या है 28% का लॉस है। अगर वो वही सामान को क्या है कि 288 में बेचेगा तो उसका प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट क्या होगा यही बताया। कहीं ना कहीं देखो ये 144 अपने आप को दुगना हो गया, तो ये जो आपका 72 भी है ये भी अपने आप को दुगना हो जाएगा। और ये दुगना हो जाएगा तो कितना होगा 144। 144 में कहीं ना कहीं 100% तो उसी चीज की कीमत होती है ना। 100% पे तो कीमत होती है, 100% ही तो कीमत थी, मैंने बताया था आपको। और प्लस जो 44 है ये आपका क्या है, प्रॉफिट है, तो 44% आपका प्रॉफिट हो जाएगा, है ना। इसे एक तरीके से और बता देता हूं मैं आप, मैंने आपको बोला था जो चीज इसके बारे में बता रही है उसे आपके नीचे रखना है ना। जैसे कि 72% के बारे में क्या बता रहा है, 144, और मैंने बोला था जो आपको फाइंड करना होता है उससे इंटू कर देना। जैसे 288 का बताना है ना, कि भाई अगर कोई व्यापारी अपने सामान को 144 में बेच रहा है तो उसे 28% का लॉस है, मतलब 72% के बारे में बता रहा है। और वही अगर 288 में सामान को बेचेगा तो कितना उसका प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो बताना है ना। जो बता रहा है जिसके बारे में उसे नीचे रख दो, और जो आपको फाइंड करना है उससे इंटू कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो, तो आपका 144 को आप 288 से दो बार में जाएगा तो दो से कर दोगे आप इंटू, तो 144% आ जाएगा, जिसमें 100% उसका सीपी है प्लस 100% पे जो बचा एक्स्ट्रा 44% है वो उसका प्रॉफिट है। तो इस सवाल को भी करने के मैंने आपको दो मेथड बता दिए। ठीक है, आओ चेक करते हैं। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। देखो, फाइंड द गेन परसेंटेज गिवन दैट सिद्धि सोल्ड हर स्कूटर फॉर 24,315 गेनिंग 1/6 ऑफ द सेलिंग प्राइस। मतलब क्या सवाल क्या कहना चाह रहा है कि आपको गेन परसेंटेज बताना है कि सिद्धि ने अगर अपने सेलिंग प्राइस के 1/6 प्रॉफिट पे अगर कोई सामान को बेच दिया तो उसका कॉस्ट प्राइस पे सीपी क्या है। अच्छा देखो, ये परसेंटेज में आंसर पूछा, मैंने बोला था कभी परसेंटेज में और अगर आपका रेशियो में अगर आंसर पूछे तो आपको रियल वैल्यू की जरूरत नहीं है। आप कुछ महान बच्चे इतने होंगे कि इस रियल वैल्यू पे कैलकुलेशन करेंगे, पहले इसकी रियल वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर उस पर प्रॉफिट देखेंगे, फिर उससे इंटू करेंगे, तो इतना आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। आसान सोचो और दिमाग पे कम जोर डालो, है ना। तो रियल वैल्यू में जब तक आपसे आंसर रियल वैल्यू में ना पूछा जाए आपको रियल वैल्यू का यूज नहीं करना है। डायरेक्ट परसेंटेज पूछा गया है तो फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज में ही आप आंसर को निकालो। देखो, कहीं ने क्या क्या है कि सेलिंग प्राइस का 1/6 का प्रॉफिट हुआ है उसे, सेलिंग प्राइस के 1/6 का क्या है प्रॉफिट हुआ है उसे। तो सेलिंग प्राइस अगर मैं मान लेता हूं एसपी हमारा, अगर हमारा एसपी है और ये प्रॉफिट है और ये हमारा सीपी है, मैंने मान लिया ये एसपी हमारा प्रॉफिट है सीपी। कहीं ना कहीं हमारा अगर एसपी सेलिंग प्राइस अगर हमारा 6 है तो उस पे एक का प्रॉफिट हुआ है। सेलिंग प्राइस पे जो अगर हमारा 6 है तो सेलिंग प्राइस की 1/6 का प्रॉफिट हुआ है, तो मतलब एक का प्रॉफिट हुआ है। सेलिंग प्राइस पे 1 का प्रॉफिट हुआ है, तो अगर इसमें 6 सेलिंग प्राइस में एक का प्रॉफिट है तो 6 सेलिंग प्राइस में अगर हमें एक का प्रॉफिट है तो चीज हमारी कितने की होगी, 5 की होगी, 5 रुपए की होगी, है ना। कहीं ना कहीं अगर हमारी 5 रुपए की होगी तो इसने सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट दिया था, हमें क्या है हमारा प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे नापा जाता है। ये बात ध्यान रखना हमेशा कि हमें हमेशा प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पे, जितने का हम सामान खरीद के लाते हैं उस पे हम प्रॉफिट देखते हैं, ना कि जितने का हमने बेचा। मान लो देखो, अगर मैंने 200 रुपए की कोई चीज खरीदी और 240 में बेची, मुझे जो 40 रुपए का प्रॉफिट होगा
मान लो 200 रुपए की मैंने कोई चीज खरीदी और 240 में बेची, तो जो मुझे ये 40 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, मैं 240 पे देखूंगा कि 200 पे देखूंगा। जाहिर सी बात है, अगर मुझे प्रॉफिट देखना है तो कॉस्ट प्राइस पे देखूंगा। लेकिन एग्जामिनर कभी कभी हमें क्या है ना, सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट दे देता है, और इन्होंने सेलिंग प्राइस पे ही दिया है ना, जो कि ये गलत होता है, हमें एक्चुअल वाला निकालना होता है ना। तो ये सेलिंग प्राइस पे 1/6 का प्रॉफिट है, तो 6 का सामान है तो उस पे 1 का प्रॉफिट है, तो मतलब जो चीज हमने खरीदी कितनी, 5 रुपए की थी, तो 5 रुपए की चीज पे 1 का प्रॉफिट, मतलब 1/5। फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो आपको डायरेक्ट याद होगा 20%, नहीं तो ऐसे 100 से इंटू कर लेना, आपका 20% आ जाएगा। फ्रैक्शन वैल्यू याद कर लो, और जो मैंने आपको प्लेस वैल्यू भी बोली है अल्फाबेट वालों की, उनकी भी याद कर लो, कि इसके बगैर काम नहीं चलेगा, पेपर में बहुत दिक्कत होगी, टाइम कम पड़ जाएगा, है ना। तो ये सब चीजें आपको याद ही होनी चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे उसने देखो रियल वैल्यू पे काम है, बाय हाउ मच इज 60% ऑफ 75 ग्रेटर देन 1/5 ऑफ 25। मतलब यहाँ पे देखो पूछा गया है क्या, 75 का 60% 25 के 1/5 से कितना ज्यादा है। यहाँ पे क्या है, आपको रियल वैल्यू पूछी गई है, देखो रियल वैल्यू पूछी गई तो रियल वैल्यू की हमें जरूरत पड़ेगी, है ना। तो इस पे निकालते हैं, एक तरफ में निकाल लेता हूँ 75 का 60% कितना होगा, 3/5, 3/5, क्योंकि भाई 60% होता है। और 5 से इंटू करके 15, 15 को 3 से करोगे 45, 45 हो गया। अब यहाँ क्या है, 1/5, 1/5 निकालना है हमें किसका, 25 का, 25 का 1/5 कितना होता है, 5, 5 हो गया। तो 5, अब यही पूछा गया है 5 से 45 कितना ज्यादा है, अब आप बता दो कितना ज्यादा है, 40 ज्यादा है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका 40 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अभी तो हमारा इनकम, सॉरी, ये हमारा परसेंटेज का ये भी सवाल है, देखो। The cost of compressed natural gas (CNG) per liter is increased by 65%. By what percentage must Manish reduce his consumption of CNG so as not to increase his expenditure? मतलब क्या बोला गया इस सवाल में, कि मनीष भाई साहब का जो, देखो इसके लिए एक आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, जो मैंने क्लास में, जो टाइम एंड वर्क में, स्पीड एंड डिस्टेंस में मैंने इस तरीके में बताया। देखो अगर कोई दो चीजों का मल्टीपल कोई चीज, तीसरी चीज बन रही है, जैसे कि आपका टाइम एंड वर्क में क्या था, इफिशिएंसी इनटू टाइम का जो मल्टीपल था वही तो वर्क था। भाई इफिशिएंसी को टाइम से मल्टीप्लाई करते तभी तो वर्क आता था हमारा। अगर मैं वर्क कांस्टेंट कर दूं तो ये जितना बढ़ेगा, मतलब एफिशिएंसी जितनी बढ़ेगी टाइम उतना घटेगा, है ना। ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाते थे अगर वर्क कांस्टेंट है तो। वर्क अगर कांस्टेंट है, मान लो एक है तो, है ना। और अगर क्या कहते हैं, हमारा ये इफिशिएंसी घटेगी तो हमारा टाइम बढ़ेगा। वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी इसी तरीके का लग गया, कि एक्सपेंडिचर जो हमारा होता है वो क्या होता है, प्राइस इंटू कंजम्पशन का, इन गुणा ही तो होता है, प्राइस इंटू कंजम्पशन का इंटू ही तो होता है। भाई जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, कि मान लो 20 रुपए की कोई चीज है, 20 रुपए की चीज है, अब मैंने क्या है, वो 10 खरीदी, 20 रुपए की कोई एक चीज थी, मैंने 10 खरीदी, तो मेरा खर्चा कितना हुआ, 200 रुपए का हुआ, है ना। अगर देखो इस चीज का अगर प्राइस बढ़ जाएगा, मान लो अगर 20 रुपए की जगह इस चीज का अगर 25 रुपए प्राइस हो गया, ठीक है, और मैं अपना खर्चा नहीं बढ़ाना चाह रहा हूँ, मैं अपना खर्चा 200 ही रखना चाह रहा हूँ, कहीं ना कहीं मुझे ये कंजम्पशन कम करना पड़ेगा, मैं जितनी चीज का उपभोग कर रहा हूँ, जितनी चीज खरीद रहा हूँ, वो मुझे कम करनी पड़ेगी, है ना। तो कहीं ना कहीं मुझे ये कितनी 8 करनी पड़ेगी, है ना। तो कहीं ना कहीं ये कम करनी पड़ेगी। तो अगर प्राइस बढ़ेगा तो कंजम्पशन घटेगा, कंजम्पशन घटेगा, ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का लॉजिक देते हैं, या रिलेशन देते हैं, कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो कंजम्पशन घटेगा, अगर कंजम्पशन घटेगा तो प्राइस बढ़ेगा, उल्टा चलेगा। तो यही चीज है, कि भाई मनीष भैया का जो सामान है, पहले जितना भी मान लो 100 रुपए की चीज खरीदते थे, तो अब उसका प्राइस क्या है, प्राइस क्या है, बढ़ के हमारा कितना हो गया, 165 हो गया सीएनजी का प्राइस। लेकिन क्या है, कि ये ओल्ड है, ओल्ड प्राइस है, और ये न्यू प्राइस है, न्यू प्राइस है। लेकिन मनीष भैया क्या है, कि अपने खर्चे को नहीं बढ़ाना चाहते, उतना ही खर्चा करना चाहते हैं, कि भाई अगर जितना खर्चा पहले कर रहे थे यहाँ पे, वैसे ही उतना ही करना चाहते हैं। तो मनीष भाई को अपनी क्या है, कंजम्पशन को घटाना पड़ेगा। तो अगर कंजम्पशन उन्हें घटानी है तो कितने पे, अब 165 पे कितने की कमी करनी पड़ेगी, फिक्स रहने के 65 की, है ना। अब इसे परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से इंटू कर दो, यही आपका आंसर निकल के आ जाएगा। देखो 5 से करेंगे हमें क्या मिलेगा, 13, और 5 से करेंगे आपको 33 मिलेगा। 33 को आप 100 से इंटू करोगे
तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना। इसे हम थोड़ा कर लेते हैं। देखो मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि अगर मैं आपको बोलूं कि आपको 500 का 10% निकालना है तो एक एक संख्या के बाद आप पॉइंट लगा देते थे ना, एक संख्या के बाद पॉइंट निकाल लगा देते थे, यही इसका 10% होता था कि भाई 500 का 10% 50 होता है। तो वैसे ही हम यहाँ पे करेंगे। अगर मैं आपको बोलूं 33 का 10% निकालना है तो 33 का 10% क्या होगा? 3.3। 3.3। तो हमें इसे क्या है कि लगभग 13 के करीब लाना है, तो कितने से इंटू करना लगभग करेगा? 4 जा के करीब आएगा, है ना। 3 4 जा, अगर मैं इसको 4 के करीब करूं तो लगभग क्या है, 4 3 12, एक आ जाएगा। फिर क्या, 4 3 12, 12 और 1 13। हाँ, 12 और 1 13, 13.2 आ रहा है, लेकिन हमें तो क्या 13 के करीब जाना है। तो हमारा कहीं ना कहीं जो ये 40 है, क्योंकि ये तो 3.4, ये 10% की वैल्यू थी ना, तो हमें 40% पे गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारा आंसर को 40% से हल्का सा कम होगा। आप डिवाइड भी कर सकते हो, नहीं तो ये कॉमन सेंस भी लगा सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत गंदी कराई गई है ना। तो इस तरीके से हमारा इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, इन एन इलेक्शन two candidates, the candidate who gets 35% of the votes polled is defeated by 15,900 votes. What is the total number of votes polled? देखो, ये इलेक्शन वाला टाइप है, ये क्लास में कराना रह गया है, क्योंकि क्लास में हमारे पास लिमिटेड क्लासें हैं, टारगेट बैच चल रहा है, तो कोर्स भी कंप्लीट कराना जरूरी है। तो वहां पे ये वाला टाइप रह गया है, लेकिन इस टाइप के भी सवाल आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, तो मैंने डाल दिया है। लेकिन ऐसा नहीं, इलेक्शन वाले नहीं कराए, लेकिन इस तरीके के मैंने और भी सवाल कराए हैं, अभी आप देखोगे तो आपको पता लग जाएगा, है ना। तो देखो, इस सवाल को कैसे करते हैं। देखो, मान लिया हमने क्या कहते हैं 100% वोटर्स थे, पूरे गांव में 100% वोटर्स थे, तो उसमें एक विनर रहा होगा। भाई एक विनर रहा होगा जो जीतेगा, एक लूजर रहा होगा, है ना। इन्होंने क्या बोला है कि इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, दो कैंडिडेट्स हैं, दो से ज्यादा भी कैंडिडेट्स हो सकते हैं, पर इसमें क्या है, दो कैंडिडेट्स हैं, इन्होंने बता दिया साफ साफ। द कैंडिडेट्स हु गेट्स 35% वोट्स पोल्ड इज डिफीटेड बाय 15,900 वोट्स। अच्छा, जो कैंडिडेट हारा है उसे कितने वोट मिले? 35%। तो 100 में से अगर हारने वाले कैंडिडेट को अगर 35% वोट मिले हैं, तो जीतने वाले कैंडिडेट को कितने मिले होंगे? आप बताओ। 65% वोट, है ना। अच्छा, परसेंटेज में ये कितने परसेंट वोट से हारा? परसेंटेज में अगर मैं देखूं तो ये 30% वोट से हारा है ना। और अगर एक्चुअल वैल्यू की बात करूं कि यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू पूछी गई है ना, परसेंटेज पूछी जाती तो मेरे को दिक्कत नहीं, पर एक्चुअल वैल्यू पूछी तो मैं एक्चुअल डाटा पे काम करना पड़ेगा। 30% की वैल्यू 15,900 के बराबर है। तो इसमें क्या है, टोटल वोटर्स पूछे हैं, मतलब क्या है, टोटल वोट कितने डाले गए थे, टोटल वोट 100% हो गए, है ना। तो 100% वोट टोटल हमें बताने कितने होंगे। तो चलो, अब काटा पिटी कार्यक्रम चालू करते हैं। जीरो से जीरो जाएगा, है ना। 3 से जाएगा, 3 5 जा 15, 3 3 जा 19। तो आपका 53,000 इसका आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है ना। इस तरीके का मैंने एक आपको सवाल करवाया था, याद है आपको? एक लड़का क्या है कि 10 नंबर से पास हो जा रहा था, और फिर क्या कहते हैं, उसे अगर 20% मार्क्स मिल रहे थे तो वो 10 नंबर से एक्स्ट्रा पास हो रहा था, है ना। और वहीं अगर एक लड़के को 15% मार्क्स मिल रहे थे, तो वो क्या है, 15 नंबर से फेल हो जा रहा था, है ना। 15 नंबर से फेल हो जा रहा था। और जब दोनों का टोटल कर रहे थे तो 25, और दोनों का गैप देख ले रहे थे कि इतने परसेंट के बराबर है, परसेंट या टोटल नंबर्स पूछे जा रहे थे उस तरीके से, है ना। तो इस तरीके का मैंने आपको एक सवाल कराया था, याद है ना, क्लास में। तो सेम ये भी उसी टाइप का सवाल होता है। बाकी मैंने इसे बता दिया, अगर फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट करके बता देना, इस पे एक हम अलग से क्लास कर लेंगे डाउट्स के लिए, है ना। जिस भी बच्चे को, ऑनलाइन वाले बच्चे, ऑफलाइन वाले बच्चे, जिसको भी ना समझ में आए, है ना। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। पेन उठा लो भैया अपना। हाँ, देखो, राम्स इनकम इज मोर देन श्याम्स इनकम बाय व्हाट परसेंट इज श्याम्स इनकम लेस देन राम्स इनकम। देखो, ये क्वेश्चन बोला गया है कि जो राम की इनकम है वो श्याम की इनकम से कितनी है, 2.5% ज्यादा है। श्याम की इनकम से 2.5% ज्यादा है। अच्छा, 1/20 कितना होता है? 5%, है ना। अच्छा, ये अपने आप का आधा है, 2.5% है, तो कहीं ना कहीं यहाँ 2 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ 2 से डिवाइड होगा तभी तो 2.5% आएगा। तो यहाँ भी 2 से डिवाइड कर दूं, यहाँ अगर 2 से डिवाइड करूंगा तो 140 आएगा। तो 1/, जो 40 है वो हमारा कितना होगा, 2.5% होगा। तो कहीं ना कहीं ये यही कहना चाह रहा है, राम्स इनकम मोर देन श्याम्स इनकम 2.5%।
मतलब क्या है, श्याम की इनकम अगर 40 है तो राम की इनकम 41 है ना। हाँ, राम की इनकम श्याम की इनकम से क्या है, एक ज्यादा है ना, 40 पे एक ज्यादा है। और 2.5% का मैंने अभी आपको बता दिया, एक के बराबर होगा, है ना। वही चीज है। अब आपसे पूछा गया है कि व्हाट परसेंट श्याम्स इनकम इज लेस देन राम्स इनकम। तो मतलब आपसे पूछा गया है कि आपकी श्याम की इनकम राम की इनकम से कितनी कम है। इस प्रकार के क्लास में हमने बहुत सवाल किए हैं, है ना। तो 1/41 हो जाएगा, परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा करोगे आप, तो आपको मिल जाएगा 100/41। 100/41, तो ये लगभग कितना है, 2 बार में जाएगा, 2 पॉइंट समथिंग हमारा क्या 82 आ जाएगा। फिर हमारा क्या बचेगा 18, है ना। फिर लगभग क्या है 4 बार, और हमारा देखो हमें आगे मेहनत करने की जरूरत नहीं, क्योंकि दो से केवल एक ही ऑप्शन दे रखा है, पूरा सॉल्व मत करना पेपर में, है ना। जितने की जरूरत हो उतना ही करना, जितने की जरूरत हो आपको बस उतना ही सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे 2 दिख गया तो बस इतना ही करके छोड़ो, पूरा आंसर नहीं निकालना है आपको, सही ऑप्शन टिक करके आना है। ठीक है, देखो, in the class the number of boys and girls are in ratio of 3:5, what is the percentage of boys in the class। अच्छा, ये रेशियो में दे दिया है सवाल, है ना, रेशियो में और परसेंटेज का मिक्स कर दिया है। तो देखो रेशियो में अगर इन्होंने दे रखा है तो इन्होंने क्या बोला है कि एक क्लास में बॉयज और गर्ल्स का रेशियो जो है वो क्या है, 3:5 है ना, कि 5 लड़कियां हैं तो 3 लड़के हैं। आपसे पूछा गया है व्हाट परसेंटेज ऑफ बॉयज इन द क्लास, मतलब क्या है कि भाई टोटल कितने परसेंट बच्चे हैं क्लास में, सॉरी टोटल कितने परसेंट लड़के हैं क्लास में। तो देखो 3 लड़के हैं, टोटल कितने पे, 8 पे। 8 पे टोटल क्लास में बच्चे कितने हैं, 8 हैं, 8 पे 3 लड़के हैं। तो आपका ये परसेंटेज में बताना है, परसेंटेज में बताने के लिए आप इसे 100 से गुणा भी कर सकते हैं, वरना मैंने आपको बताया है 1/8 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 2.5, सॉरी 12.5%, है ना, 12.5%। लेकिन यहाँ पे क्या है, 3/8 है, तो कहीं ना कहीं 3 से इंटू होगा। अगर यहाँ पे 3/8 है तो 3 से इंटू होगा, अगर ये 3 से इंटू हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 37.5, 37.5, यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। वरना आप इसे क्या है, 3/8 को 100 से भी इंटू करके आप इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हो, है ना। वरना आपको देखो कहीं ये कितनी जगह पे हमारी यूज हो रही है, तो आपको फ्रैक्शन वैल्यू जो फ्रैक्शन परसेंटेज है याद होनी चाहिए। चलो, तो ये हमारा था जो हमारा मॉक टेस्ट 1 हुआ था सीयूईटी का, उसका सॉल्यूशन, बेस्ट सॉल्यूशन हमने किया है, एग्जाम अप्रोच वाला बिल्कुल, है ना। थोड़ी बहुत चीजें मैंने एक्स्ट्रा आपको समझाने के लिए की हैं, करने को हम और भी चीजें स्किप कर सकते हैं, एग्जाम में हम करेंगे, और आपको समझाना नहीं होता तो आप और भी जल्दी पेपर को अटेम्प्ट अपने कर सकते हैं। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आने वाले टाइम में हम ऐसी ही रीजनिंग से रिलेटेड और जनरल टेस्ट हमारे सीयूटी वाले बच्चों के लिए और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए जो भी रीजनिंग की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम बेहतरीन कंटेंट लाते रहेंगे, है ना। और ऐसी बेहतरीन कंटेंट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ऑन कर लेना, और कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताना कि क्या रहा इस मॉक टेस्ट में आपका स्कोर, है ना। चलो, थैंक यू सो मच।